नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। ये दर्शक मेरे साथ भावनात्मक रूप से काफ़ी हद तक जुड़ गए हैं, तो इसलिए कुछ जानकारी मेरे बारे में भी ये चाहते हैं। तो ये लिख रहे हैं, सर आपकी समझ हमारी समझ से कई प्रकाश वर्ष आगे तक है। मेरी आपसे यह विनती है कि आप हमको अपने पढ़ाई करने वाले दिनों मतलब कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ के बारे में वापस ले चलें। आप जिस प्रकार से इन सब चीज़ों को सीखे हो और किस तरीके से सीखे हो वो सब कुछ जरा डिस्कस कीजिए। आपकी कहानी, आपकी जुबानी, लाइव ब्रॉडकास्ट। तो मैंने जवाब दिया, अच्छा है, आपकी इस डिमांड के लिए धन्यवाद। तो इनका उत्तर आता है कि हमको समझ नहीं आया है सर, कृपया इसको एक क्लास की तरह समझाइए। मतलब इतने छोटे से जवाब से इनको समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने तो इनको धन्यवाद कह के बात को टालने की कोशिश की, पर अभी और ऐसे बहुत सारे दर्शकों की भी डिमांड आई बाद में, तो मैं इसलिए अपनी इस यात्रा को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं इस यात्रा की कहानी। मैं बचपन से ही एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ। किसी भी बात से संतुष्ट ना होना वो मेरी प्रवृत्ति में है। जब तक कि उसकी जड़, जैसे कहते हैं कि बाल की खाल निकालना, और उसकी किसी भी समस्या की तह तक ना पहुँच जाना, जब तक मुझको चैन आता नहीं है, तो ये मेरी प्रवृत्ति है। तो इसी तरह जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो भी जो अपने सब्जेक्ट की किताबें थीं उनके साथ साथ मैं अन्य बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी से लाके उस सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ता था, जबकि उनका मेरे अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ के सिलेबस से कोई भी लेना देना नहीं होता था। सिर्फ इसलिए कि मुझको मास्टर बनना है उस सब्जेक्ट का, तो वो मैं किताबें पढ़ता रहता था। बहुत बड़ी बड़ी किताबें, मान लो अगर मैं 9th क्लास में हूँ तो मैं कॉलेज लेवल की किताबें खरीद के लाता था या लाइब्रेरी से लाता था और उनको पढ़ के मास्टर बनना चाहता था उस सब्जेक्ट के अंदर। पर ऐसा संभव होता नहीं है, क्योंकि आपकी एक क्षमता है, आप उसी लेवल तक जा सकते हो, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते हो। तो यही प्रवृत्ति धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जब मैंने इस होम्योपैथिक कॉलेज, नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया 1975 में, ग्रेजुएशन करने के बाद, तो वहाँ मेरी जिज्ञासा ये बनी रही। तो जब क्लास में लेक्चर होते थे टीचर्स के, तो मोस्टली फिलॉसफी के ऊपर जो होते थे उसमें मेरे को कुछ भी समझ आता नहीं था, और मैं बहुत सारे सवाल अपने टीचर से किया करता था। इतने के इतने सवाल होते थे कि एक के बाद एक के बाद एक, तो टीचर्स नॉर्मली मेरे से परेशान रहते थे कि कैसे इसके सवालों के जवाब दिए जाएं। तो ऑलमोस्ट वो ज़्यादातर मुझको कई बार क्लास से बाहर भी खड़ा कर देते थे कि आप बाहर जाओ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। जबकि मेरा उद्देश्य उनको डिस्टर्ब करना नहीं होता था, पर वो जो पढ़ा रहे हैं उसको समझना होता था कि जो ये कह रहे हैं कि यह वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये प्रवृत्ति बनी रही। फिर उसमें एक टॉपिक होता था कि मेंटल सिम्टम जो हैं सबसे ऊपर होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से दवाई देने से सबसे अच्छा परिणाम आता है। तो ये बात हमारे दिमाग में घर कर गई, क्योंकि मैं हमेशा सबसे अच्छे के लिए काम करता हूँ, टॉप के लिए। चाहे कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, उसकी टॉप मोस्ट क्वालिटी के लिए मुझको काम करना होता है, ये मेरी प्रवृत्ति है। तो जब माइंड सेट का पता लगा कि माइंड पर दिए गए मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और वही करेक्ट तरीका है होम्योपैथी दवाई के सेलेक्ट करने का, तो मैंने अपनी जो कैंट साहब की रिपर्टरी थी, जो 95 पेजेस हैं, फर्स्ट 95 पेजेस ऑन माइंड चैप्टर, तो उनको पढ़ना शुरू किया। कुछ समझ आता नहीं था,
क्योंकि हमारा सारी शिक्षा हिंदी मीडियम से हुई है, तो मैं डिक्शनरी लेके बैठता था। बहुत सारी डिक्शनरी खरीदी, पहले एक खरीदी, फिर हिंदी से इंग्लिश वाली खरीदी, इंग्लिश से हिंदी वाली खरीदी। इस तरह बढ़ते बढ़ते लगभग मैंने बहुत बड़ी बड़ी 15 डिक्शनरीज जो इंटरनेशनल हैं, बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि उन दिनों में नेट नहीं होता था, सिर्फ बुक्स होती थी, वो खरीदी। और उनके जो शब्द होते थे वो मैंने अपनी पुस्तकों पे लिखना शुरू किया। जैसे एलन्स की नोट है, डॉक्टर कैंट्स मैटेरिया मेडिका है, तो उन पर इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द भी हमको आते नहीं थे, तो उनकी हिंदी में उसी किताब के ऊपर लिख लिया करता था पेज पर ही, ताकि मुझको बार बार डिक्शनरी ना खोलनी पड़े, क्योंकि एक बार से हमको वो याद होते नहीं थे। तो इस तरह सारी किताब मेरी नीली और काली हो जाती थी, क्योंकि ये 2 कलर की स्याही में यूज करता था, पर उससे पढ़ने में थोड़ी बहुत मुझको मदद मिलती थी। तो इस तरह पढ़ते पढ़ते, पर हम कभी भी मेंटल सिम्टम रोगी पर लगा नहीं पाते थे। मेंटल तो छोड़ो, हम फिजिकल भी नहीं लगा पाते थे, जबकि हमको सारे रटे हुए होते थे। पूरी पुस्तक का एक एक शब्द मुझको रटा हुआ होता था, पर मैं उनको लगा नहीं पाता था कभी भी मरीज पे। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आता था कि क्या हम कभी इस होम्योपैथी को सीख पाएंगे। तो ऐसे चलता रहा, पर लगन थी कि मुझको दुनिया का टॉप मोस्ट होम्योपैथ बनना है। ये लगन कैसे शुरू हुई थी? जब मैंने स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लिया था, तभी से मुझको था कि मुझको डॉक्टर बनना है। क्योंकि जब मैं बीमार हुआ और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराने लगा, तो उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, चैरिटेबल। तो मुझे लगा यार ये तो ऐसा ही, और वो आधा मिनट भी बात नहीं करता था मरीज से। मरीज से बात करना तो छोड़ो, वो और गप्पे मारता रहता था अपने साथियों से और मरीज को दवाई देता था। तो मुझको लगता था ये तो बड़े इनसिंसियर लोग हैं, इतना सारा मरीज देख रहे हैं, तो मैं तो बहुत सिंसियर हूँ। तो मुझको होम्योपैथी एक ऐसा फील्ड है जहाँ मैं टॉप पर बढ़ सकता हूँ। और एलोपैथिक में मुझको एडमिशन मिला नहीं था, हमको जानकारी थी नहीं कैसे एडमिशन होते हैं। तो हम पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया इसी एडमिशन की चाह में, पर एडमिशन हुआ नहीं। तो लगा कि हम होम्योपैथी में ही एक ऐसी साइंस है जहां मैं टॉप मोस्ट होम्योपैथ, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट होम्योपैथ बन सकता हूं, और जहां उस स्थान को पा सकता हूं कि जहां कहें कि अब इससे ऊपर कुछ नहीं है। मीन्स अगर डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने कुछ कह दिया है तो दैट इज द फाइनल। ऐसी स्थिति पाने की चाहत मुझको उन दिनों थी जब मैं होम्योपैथिक का एडमिशन भी मैंने नहीं लिया था। तो ये सोच के होम्योपैथी का कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसी दिशा में मैं कार्य करता था। तो माइंड पे प्रैक्टिस, पढ़ने से समझ कुछ आता नहीं था, जितना भी होता था पढ़ता था, एक एक शब्द को ही हिंदी में ट्रांसलेट करता था। मतलब मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत जैसे कहना चाहिए, करते रहते थे। कैंट साहब का मैटेरिया मेडिका लगभग रट गया था, फिलॉसफी वगैरह, तो ज़्यादातर चीज़ें मेरे को रट गई थी। तो जो भी सीनियर डॉक्टर मुझसे मिलता था वो कहता था भाई एक दिन ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, पर मुझको नहीं लगता था। मुझको लगता था ये तो सब ऐसी झूठी बात है, इनको तो मेरे बारे में मालूम नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं तो एक भी बारी सही नहीं कर पाता हूँ ये सब रटने के बाद भी। तो इस तरह से होते होते कॉलेज पास हो गया और अभी 3 महीने ही प्रैक्टिस को हुए थे। तो एक भी मरीज जो भी आया, 1 2 4, एक भी मरीज ठीक नहीं हो पाया। हमने एलोपैथिक शुरू करी, एलोपैथिक आती नहीं थी, सिर्फ यही पैरासीटामोल, पेन किलर वगैरह वगैरह, ये छोटे छोटे दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते थे, पर कुछ होता नहीं था। मरीज को देखते ही घबराहट शुरू होती थी कि अब इसको हम क्या दें, चाहे वो जुकाम का ही मरीज होता था। तो इस तरह से शुरू हुई। फरवरी 1981 में 80 में ये मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी, और मार्च, अप्रैल, मई और जून के पहले हफ्ते में मेरे एक मित्र ने बताया कि डॉक्टर M.L. सहगल हैं पहाड़गंज में, वो होम्योपैथी माइंड पे सिखाते हैं। तो हमें जैसे बिल्कुल मुंह मांगी मुराद मिल गई, हम उसके साथ तुरंत ही चल दिए, उनके संपर्क में रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से
इस सिस्टम को निकाला था और वो सिखा रहे थे, क्योंकि वो भी शुरुआती दौर में थे तो उनके पास भी बहुत कम दवाइयों का ज्ञान था, पर ये बात हमको मालूम नहीं थी। तो वो हमें लगता था कि ये हमको कम देना चाहते, तो उनको पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अजीब सा था। वो हमको सारा दिन बिठाए रखते थे, कभी कभी महीनों महीनों हो जाते थे और हमको एक भी रूब्रिक नहीं पढ़ाया जाता था, और रात रात भर हम वहाँ गुजारते थे। उनके लिए जितना भी कोई सेवा कर सकता है, चाय बनाना, पैर दबाना वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग करते थे। तो हमारे और बहुत सारे साथी थे जो इसको सीख रहे थे, वो भी करते थे। पर मुझको ऐसे लगता था कि ये हमको सिखा कम रहे हैं और इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क थे और यूनियन लीडर थे। तो पर उन्होंने इस मेथड को बहुत अच्छे से समझा था। उनके पास एक बहुत इंटेलिजेंट एनालिटिकल माइंड था, तो उसके सहारे उन्होंने इसको निकाला था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप होम्योपैथ हों तभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं या बहुत उच्च कोटि की होम्योपैथी सीख सकते हैं। पर आप किसी भी फील्ड के हों, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, एनालिटिकल माइंड है, तो आप इसको कर सकते हैं और बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं। कानूनी तौर पे नहीं जा सकते, पर प्रैक्टिकली जा सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 2.5-3 साल के करीब हुए, हमने थोड़ा थोड़ा सा सीखा, एक सिस्टम सीखा कि किस तरह से इससे चला जाता है। तो हमने एक दिन एक रूब्रिक डिस्टर्ब अवर्जन 2, तो उस पर हमने, क्योंकि मैं खुद ही सोचता था, खुद ही एनालाइज करने की कोशिश करता था, वो तो मेरा शुरू से ही इच्छा थी और काम भी करता था, तो उसको हमने अपने तरीके से एनालाइज किया और बताया कि मरीज ऐसे ऐसे कर सकता है। और हमने डॉक्टर एल सहगल, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने ये सिस्टम को निकाला था, उनको मैंने बताया कि सर मैंने ये चीज़ें ऐसे ऐसे समझी है, तो क्या ये ठीक है? तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं, और अगले दिन क्लास में वो सेम एक्सप्लेनेशन क्लास में लोगों के बीच में बता दी, बिना मेरा नाम लिए। तो ये बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी मुझको लगी कि ये बेईमानी और मक्कारी है। तो इससे पहली रिफ्ट मेरे अंदर शुरू हुई। ऐसा फिर कई बार हुआ, और बहुत सारे पॉइंट थे जिनसे मेरा मतभेद था। पैसे पे था, पढ़ाने के तरीके पे था, सेमिनार ऑर्गेनाइज करने पे था। तो ये बहुत सारे मतभेद ऐसे थे, क्योंकि मुझको ये मानना है मेरा कि जो कुछ हो वो ईमानदारी से हो और खुले स्तर पर हो, उसमें कोई सीक्रेट ना हो। तो पर यहाँ जो कुछ हो रहा था उसमें ईमानदारी का जरा भी अंश नहीं था। वो कहते थे कि हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आपको सिखा रहे हैं, पर इंटेंशन सिर्फ ये था कि वो मेरा नाम बढ़े, परिवार का नाम बढ़े और एक फैमिली बिजनेस ये बने, जिसमें हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसी मेरी फीलिंग थी। तो इसी बात पर रिफ्ट होकर मैंने उनसे आर्गुमेंट किया और फिर जाना बंद कर दिया। ये लगभग 3 साल का कांटेक्ट मेरे से उनको रहा। इसी दौरान मैं बीमार भी था, तो मैंने उनसे इलाज भी लिया 3 साल। उनकी हर मेडिसिन मुझ पर काम करती थी, बहुत अच्छा रिजल्ट देती थी, पर मेरी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाती थी। तो मैंने खुद स्टडी करना शुरू किया, और जो होम्योपैथ थे उनको उनके घर जा जाके सिखाने की कोशिश की। बड़े बड़े होम्योपैथ थे, जो उन दिनों, मैं तो बच्चा था, उन दिनों बहुत बड़े होम्योपैथ थे, उनके कांटेक्ट किया, उनको सिखाने की कोशिश की। तो सब मजाक उड़ाते थे कि भाई तू जरा सा बच्चा हमारे सामने हमें सिखाने आया है, पता नहीं क्या समझता है तू अपने आप को। खैर, उससे मैं निराश हुआ नहीं। तो डॉक्टर HL चिटकारा साहब, वो बहुत बड़े होम्योपैथ थे, इंटरनेशनल फेम के। तो उन्होंने, जब उनको मैंने सिखाया, ये बताया, कोई मुझको वहाँ ले गया और उनको मैंने समझाया कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो फिर उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया
और उन्होंने मुझको कुछ दिन बुलाया कि आप आओ और मेरे को थोड़ा सा समझा दो। तो जब उनको ऐसे लगा, कुछ ही मीटिंग के बाद ऐसे लगा कि मैं इनसे सीख रहा हूं, यानी ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूं, जबकि वो इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर थे और मेरी तो कोई हैसियत बिल्कुल ही नहीं थी। मैं तो बिल्कुल, जैसे कहना चाहिए, बिल्कुल नेग्लिजिबल था। उम्र में भी उनसे बहुत छोटा था, फेम में भी छोटा था, हर फील्ड में उनसे बहुत ज्यादा बिल्कुल नगण्य था, नेग्लिजिबल था। उसके बावजूद उन्होंने ऐसे लगा कि वो मेरे शिष्य हैं और मैं उनका गुरु हूं। तो उन्होंने एक दिन विधिवत सबके सामने, बहुत सारे होम्योपैथ को बुलाकर सबके सामने मुझको अपना गुरु स्वीकार किया। बहुत सारे जैसे भी सेरेमनीज होती हैं उस विधि के द्वारा। तो वहां से हमारी एक क्लास शुरू हुई जो आज तक चल रही है, जिसको चिटकारा, जब हम बिरला मंदिर, दिल्ली में बिरला मंदिर है, वहां किया करते थे। सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती थी और 9 बजे हम उसको फिनिश कर देते थे। ये हर संडे को, महीने के पहले संडे को होती थी। तो वही क्लास आज भी, उनके जाने के बाद भी, पिछले 30 सालों से लगातार चल रही है। अभी हम द्वारका में डॉक्टर मोहंती साहब के घर पे करते हैं इसको। तो ये उनका योगदान था। तो इस तरह वहां मैं उनको सिखाया करता था और खुद भी सीखता रहता था। ऐसे चलता रहा, धीरे धीरे ये सिस्टम इवॉल्व होता रहा और मैं इंडिपेंडेंटली काम करता रहा। तो बाद में फिर डॉक्टर मोहंती, अब होता क्या था कि जब मैं डॉक्टर सहगल साहब से सीख रहा था तो उनका एक एक शब्द मैं अपनी कॉपी में नोट बनाता था, लिखता था सीखने के लिए। और फिर जो कुछ मैं खुद अपने आप समझता था वो भी लिखता था। तो इस तरह मेरे पास लगभग 8-10 किलो पेपर्स हो गए थे मेरे हैंड राइटिंग में। और फिर उनको लगा ये तो मेरे कहीं छपने वाले नहीं है। तो फिर एक दिन वाइटल इन्फॉर्मर नाम का एक मैगजीन निकलती है, उनके होम्योपैथ हैं वो लोग। तो वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे पास आए तो मैंने उनको दिखाया, भाई ये मेरे पास मटेरियल है, अगर तुम्हारे काम का है तो तुम इसको ले जाओ। तो वो सारा मटेरियल मैंने उनको दे दिया था, पर उन्होंने उसको पढ़ा और उसमें से केवल एक आर्टिकल छापा फेरम फॉस पर, क्योंकि वो छोटा था। बाकी तो मेरे सब आर्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो बड़े आर्टिकल छापते नहीं थे। तो उन्होंने वो छोटा सा आर्टिकल छापा, तो फेरम फॉस का डिस्क्रिप्शन था ऑन माइंड लेवल। तो वो किसी तरह डॉक्टर मोहंती के हाथ लगा, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने ऑडोस्पेरी में कहा, मेरे लेख लिखवाना चालू किया। वहाँ से शुरू हुई ये यात्रा। कॉलेज के बाद फिर उन्होंने सेमिनार, जो लोग करते ही थे, तो उन्होंने सेमिनार करने के लिए मुझको आमंत्रित किया। तो इस तरह मैं उनके सेमिनार से जुड़ा, यानी HHF से जुड़ा। वहाँ एक लंबी यात्रा रही, आज भी है। तो उस यात्रा के दौरान मैं सभी लोगों को होम्योपैथी सिखा रहा हूँ। तो इन द मीन वाइल जो भी वहाँ के हमारे स्टूडेंट थे, उन्हें लगा कि हम अपनी एक वेबसाइट बनाएं जिसपे मेरे लेक्चर्स हों और वो उस पर डाले लेक्चर्स को, ताकि सारी दुनिया उनको देख सके। तो इस तरह उन्होंने मेरी ये शूटिंग शुरू करी, कुछ वीडियोस बनाए, 7-8 वीडियोस, और उन्होंने कहा कि मैं आपके इन वीडियोस को एडिट करके आपको गिफ्ट करूंगा। परंतु 2 साल निकलने के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो मुझे लगा कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैंने उनसे अपने वीडियोस मांगे कि जिज्ञासा के कारण, और उनको YouTube पर अपलोड कर दिया एक्सीडेंटली, जबकि मुझको उसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि ये क्या है, कैसे है, क्या रिजल्ट होगा इसका। तो वो लोगों ने पसंद किए। उस पसंद करने से फिर मुझको एनकरेजमेंट मिलता रहा कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं।
यानी जो कुछ मैंने सीखा है वो सबके साथ शेयर करूं। तो इस तरह वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब मैं डॉक्टर मोंती के कांटेक्ट में आया था, अब मुझको याद नहीं कि मैं कब आया था, सन 2000 से पहले की शायद बात है ये। तो उन्होंने मुझको कहा कि सर आप सेमिनार कर रहे हो, और वहाँ मैं वैसे केस लेता था विदाउट वीडियो, यानी ओरली बोल के बताता था, तो लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप वीडियो केसेस रिकॉर्ड करो। उन्होंने ही मुझको एक कैमरा ला के दिया। उसके बाद जब कैमरे में कुछ दिक्कतें आने लगी तो मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने शुरू किए। तो इस तरह जब मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया पेशेंट का, तब धीरे धीरे और लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी। तब मैंने ये वीडियो बनाने का सिलसिला जारी रखा, और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनते गए। लेकिन उनमें एक ही खास बात थी कि मेरे अंदर लोगों को देने की इच्छा थी कि मैं जो कुछ सीखा है वो सब कुछ समाज को दे दूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस मेथड से लाभ उठाएं और होम्योपैथी इलाज करने में होम्योपैथ सक्षम सक्षम हो जाएं। अगर होम्योपैथ अच्छे से इलाज कर पाएंगे समाज का, तो फिर होम्योपैथी बढ़ेगी, वरना होम्योपैथी बढ़ने की तो कोई संभावना नहीं थी, वो तो पहले ही गर्त में गई हुई है। तो इस भावना से ये सब बने और आज भी जारी हैं। तो जैसे जैसे लोगों की डिमांड आ रही है, जैसे कमेंट आ रहे हैं, उसी हिसाब से मेरा वीडियो बनाने का तरीका भी बदलता जा रहा है। अब वीडियो जब मैंने बनाना शुरू किया था तो बहुत सारे मेरे को डिफ़िकल्टी आई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। मुझे को बिल्कुल जरा सी भी किसी भी चीज़ की जानकारी थी नहीं। तो जब वीडियो का बिल्कुल कुछ नहीं आता था, तो मैंने बहुत सारे लोगों से कोशिश की कि मैं वीडियो बनाना सीख लूं, कि कैसे अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, कैसे एडिटिंग होगी। तो अगर आप शुरू के वीडियो देखेंगे मेरे, तो उनमें साउंड बहुत कम होती है, बीच बीच में मुझको खांसी आती है। वो इसीलिए आती थी क्योंकि मुझको वीडियो बनाना नहीं आता। मैं उसको सेल्फी मोड पे बनाता था और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला करता था ताकि कुछ साउंड अच्छी आ जाए। तो इस कारण जो गले पे जोर पड़ता था, उसकी वजह से वो खांसी उठती थी। तो आज उन पुराने वीडियोज में आप उस खांसी को देख सकते हो। तो लोग बहुत सारे कमेंट किया करते थे मेरे ऊपर कि सर आप पहले अपनी खांसी का इलाज करो, फिर दूसरों का इलाज करना। ऐसे उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट बहुत सारे लोग करते थे। तो पर ये मूर्खता है। अगर आपको कोई सिखा रहा है और आप उस पर कमेंट कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा बदतमीजी और मूर्खता कुछ नहीं होती है। क्योंकि मैं उन वीडियो को अपलोड करने से पहले बहुत बार सुनता हूँ, एक एक शब्द को सुनता हूँ। अगर मुझे लगता है कि लोग भी इसको सुन पाएंगे, ऐसे लोग जिनको सुनने की इच्छा है वो सुन पाएंगे, और जिनको इच्छा नहीं है वो तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। जिनको इच्छा है वो सुन पाएंगे, तो फिर मैं उस वीडियो को YouTube पे अपलोड करता था। आज भी वही सिलसिला जारी है। तो इसलिए ये कमेंट करने वाले लोग तो बिल्कुल महामूर्ख होते हैं। इनके तो परवाह करनी ना मैं पहले करता था ना अभी करता हूँ, क्योंकि ये सीख नहीं सकते ज़िंदगी में कुछ भी। तो फिर कुछ मुझे लोगों ने सिखाया नहीं। लोगों को जो सिखाते थे उल्टा सीधा सिखाते थे। बाद में वो मजाक उड़ाते थे कि जब मेरे से नहीं होता था। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मैं पूरी पूरी रात लगा रहता था कि कैसे मैं वीडियो बनाऊं, यानी इन वीडियोस की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करूं। तो धीरे धीरे कुछ स्पॉन्टेनियसली परमात्मा की कृपा कहिए, क्योंकि ये सारा कार्य तो परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। तो फिर YouTube से मुझे अचानक लगा कि इसमें लिखो कुछ भी और वही वीडियो सामने आ जाता है। तो फिर मैंने उस पर एक बार लिख दिया
कि हाउ टू एडिट वीडियो, तो उसमें कुछ वीडियोस के आ गए, वहाँ से फिर मैंने ट्यूटोरियल लिए और इस तरह धीरे धीरे कुछ क्वालिटी को मैंने वीडियो की इम्प्रूव किया। आज ये लेवल है कि मेरे वीडियो में लगभग उतनी अच्छी क्वालिटी तो है कि आप बहुत आसानी से इसको समझ सकें। अब सवाल उठता है, ये तो होम्योपैथी का पार्ट है, तो इस तरह से लोग होम्योपैथी सीख रहे हैं और जो मेरी इच्छा थी लोगों को सिखाने की वो भी पूरी हो रही है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे जितने भी वीडियोज हैं वहाँ मैं श्री माता जी निर्मला देवी की फ़ोटो डालता हूँ, आजकल वीडियो भी डालता हूँ, अपने लेक्चर में सहयोग का जिक्र करता हूँ। ये कहाँ से शुरू हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटा बच्चा था, 9th क्लास में पढ़ता था, तो मैं बीमार हुआ। धीरे धीरे तबीयत धीरे धीरे बहुत खराब होती गई। हर संभव इलाज कराया, योगा कराया, तंत्र मंत्र शंत्र जो कुछ दुनिया में संभव था वो सब कराया। और 1969 से लेकर 1989 तक मैं बीमार रहा, बहुत ज़्यादा बीमार रहा, 20 साल। जबकि मैंने अपने को स्वस्थ करने के लिए बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम किया, योगासन के द्वारा भी कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर ML सहगल से भी पूरे 3 साल ट्रीटमेंट लिया, उनकी हर दवाई ने मुझको लाभ पहुंचाया, पर कोई भी दवाई मुझको ठीक नहीं कर पाई। फिर अचानक किसी ने मुझको सहज योग के विषय में बताया और मैंने सहज योग करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी समस्याएं ठीक होने लगीं, ज्ञान आने लगा, बीमारियां सारी ठीक हो गईं, प्रैक्टिस चलने लगी, होम्योपैथी का ज्ञान आने लगा। मतलब जो कुछ इंसान को चाहिए जिंदगी में वो सब कुछ सहज योग से मुझको मिलने लगा। क्यों मिलने लगा? क्योंकि सहज योग के द्वारा मेरा संबंध परमात्मा की शक्ति से हो गया। इसको योग कहते हैं। तो जब मुझे हर किस्म का लाभ सहज योग के द्वारा मिला और ये भी ज्ञान हो गया कि श्री माता जी निर्मला देवी इस सृष्टि की रचयिता का अवतरण है, यानी वो आदि शक्ति का अवतार हैं, तो फिर हमारे सामने चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इस सत्य को सबके सामने लाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य हो गया। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में श्री माता जी का और सहज योग का जिक्र अवश्य करता हूं, ताकि आपके मन में भी सहज योग को पाने की इच्छा पैदा हो जाए। अगर एक बार आपने सहज योग शुरू कर लिया तो फिर जिंदगी से परेशानी नाम की चीज हट जाएगी। तो ये सहज योग का जिक्र मैं आपके लिए करता हूं, आपके भले के लिए, ताकि आप इसको पा सकें। इसलिए नहीं करता कि श्री माता जी का कोई प्रचार कर रहा, क्योंकि बहुत सारे मूर्ख किस्म के लोग होते हैं और वो लिख रहे हैं कि आप अपने गुरु का प्रचार कर रहे हो। गुरु का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके बारे में तो कहा ही जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु। तो गुरु ही जब तीनों चीज है, परमात्मा है, तो परमात्मा का कौन प्रचार करेगा? तो ये प्रचार नहीं होता, ये आपके लाभ के लिए सहज योग और श्री माता जी के बारे में मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। और ये जो आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आर्टिकल स्वयं श्री माता जी निर्मला देवी के द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने एक तो उसी आर्टिकल को जो लिया है, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट कर करके छोटे छोटे टुकड़े बना के स्क्रीन पे डाला है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है। ऐसा मैं और बहुत सारे वीडियोज में भी करने वाला हूँ। तो आप इसको पढ़ें और सहज योग सीखें। सहज योग और होम्योपैथी दोनों का बहुत 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 ज़्यादा गहरा रिश्ता है। इसको सीखे बिना आप होम्योपैथी नहीं सीख सकते। अब एक भाई साहब हैं, वो ज़्यादा ही कुछ समझदार हैं, वो लिखते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो,
होम्योपैथी स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। अगर आपको कुछ आता जाता नहीं है तो इस किस्म के कमेंट मत करिए। आपसे भी अक्लमंद लोग दुनिया में होते हैं, तो ऐसे लोगों की परवाह करना तो सीखा नहीं मैंने। आप मेरे एक एक शब्द को हीरे के समान कीमती समझें, उसमें से कोई भी शब्द काट नहीं सकते आप, इतना ये ऑथेंटिक है, और इससे फ़ायदा उठाएं। तो ऐसे ये मेरी यात्रा थी, आज भी जारी है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ होम्योपैथी। अभी लोगों को जितना होता है मैं वीडियो के माध्यम से डाल देता हूँ। अब मैंने कम से कम भी नहीं तो 500 से ज़्यादा ऐसे वीडियो बना के रखे हुए हैं जिनमें पेशेंट की भाषा है, यानी पेशेंट का वीडियो है। वो मैं बाद में कभी जब अपने जीवन की आखिरी सीढ़ी पे होऊंगा तो शायद मैं अपने किसी न किसी स्टूडेंट को ही कहूँगा कि मेरे जाने के बाद इन वीडियोज़ को अपलोड करना, ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो। ऐसे ऑडियो बनाए, तरह तरह के तरीके ढूंढे। तो आप, ये मेरी यात्रा है, तो मैं सबको कहता हूँ कि आप सहयोग करिए, होम्योपैथी सीखिए, लोगों का भला करिए, और सिखाने का पैसा नहीं लीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई लोग वेबिनार कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं। आपका वेबिनार में इतना खर्चा नहीं आता है कि आप उससे पैसे लिए जाएं। वो बहुत मामूली सी रकम खर्च कर रहे हो। आप मरीजों के इलाज के लिए जितना पैसा लेना है उतना लीजिए, पर सिखाने का पैसा नहीं लीजिए। विद्या को बिजनेस नहीं बनाइए, ये नुकसानदायक है। इसीलिए जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं और आगे भी जो बनाऊंगा वो हर इंसान के लिए इजीली अवेलेबल है। कोई भी उनको देख सकता है अपने घर में बैठ के, उसके लिए तो कोई चार्ज है नहीं। लेकिन इलाज का चार्ज मैं भी लेता हूँ, क्योंकि वो तो फिर हमारा प्रोफेशन है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग सारी बातें मैंने अपने बारे में आपको बता दी हैं। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ, और जो कुछ श्री माता जी के आर्टिकल चल रहा है आप इसको ध्यान से पढ़ें, सहयोग को करने की इच्छा रखें और करना चालू कर दें। अगर कोई कठिनाई आती है आपको सहयोग सीखने में, तो फिर 24 घंटे मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। आप मुझको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ज़्यादातर वीडियोस में दिया होता है। धन्यवाद। जय श्री माता जी निर्मला देवी आप सभी को आशीर्वादित करें। तो मैं अब बैकग्राउंड में ये माँ का आर्टिकल चलता रहेगा, इसको पूरा पढ़ लें और बाद में मुझसे संपर्क करें सहयोग सीखने के लिए। The power of love is so great and dynamic that with the movement of your fingers you can move the kundalini of thousands. It becomes child play. This is how the en masse evolution of human beings will take place. These are the signs of advent of golden age of truth, Sat Yuga. Let us forget whatever hardship we have suffered in our search in the past. It does not matter if some could not find it before this. You have to open your mind and understand that though the discovery is unprecedented, it does not make any seeker or predecessor small. If some experiments are made, it does not matter if ultimately we have found out the way. So it is a collective achievement. Perhaps in the chaos of Kali Yuga it was to happen, and many of us who have been earnestly searching in many lives are reborn to have their promises fulfilled by the divine. Maybe we were our own predecessors. On the tree of life there might have been very few flowers, but now the blossom time has come. Their fragrance of longing has collectively materialized the manifestations of Sahaj Yoga.
Many are going to jump into realm of thoughtless awareness, where you get introduced by yourself and start identifying with your universal nature. Those who desires will get the thorn of their inner being, which rules the skies of peace and an ocean of divine love and supreme knowledge within, which is limitless. This is Ananda. This was the article written by Sri Mataji. You have to go again and again through it to grasp it, and ultimately you have to get your Kundalini awakening to experience it. ये जो आर्टिकल अभी मैंने पढ़ के सुनाया है, ये श्री माताजी निर्मला देवी ने लिखा है, और इसका अनुभव करने के लिए आपको सहयोग के द्वारा अपनी कुंडलनी जगानी पड़ेगी, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद।